ये अपन ने CSEET में भी पढ़ाया था, आपको याद है क्या? फिनटेक क्या होती है? फिनटेक बताओ। एक फाइनेंस की टेक कंपनी, एक फाइनेंस की टेक कंपनी इज व्हाट बेटा? फिनटेक। गिव मी एग्जांपल ऑफ फिनटेक। भारत पे, फोन पे और पेटीएम, ये सब क्या है? फिनटेक है। ठीक है क्या? जिन्होंने फाइनेंस को काय में लेके आ गए? टेक्नोलॉजी में लेके आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? जो चीज आज तक कैश से या बैंक अकाउंट से हो रही थी, जो चीज आज तक कैश या बैंक के दम से हो रही थी, बिना कैश और बैंक के दम पे आप अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो दैट इज व्हाट बेटा? अ फिनटेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द न्यू टेक दैट सीक्स टू इंप्रूव and automate the delivery। क्या क्या क्या? न्यू टेक दैट सीक्स टू improve and automate the delivery and use of financial services। फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम और एग्जांपल बताओ। हाँ दिशा, क्या बोला मैंने? किस चीज का एग्जांपल? फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल बताओ। क्या होंगी फाइनेंशियल सर्विसेज? बोलो। लोन लेना, लोन देना, ट्रांजैक्शन करना, पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, ये सब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। बोलो हाँ नहीं। एट इट्स कोर फिनटेक इज यूटिलाइज्ड टू हेल्प द कंपनीज, बिजनेस ओनर्स एंड कंज्यूमर्स बेटर मैनेज देयर फाइनेंशियल ऑपरेशंस, processes and lies by utilizing specialized software and algorithms that are used to computers and increasingly smartphones। fintech, the word is combination of financial and technology। कोई डाउट है क्या? हाँ ना बोलो बेटा। Broadly, the term financial technology can apply to the innovation in how people transact business, from the invention of digital money to double entry bookkeeping. Since the internet revolution and the mobile internet smartphone revolution, however, financial technology has grown explosively, and fintech, which originally referred to computer technology applied to back office of banks or trading firms, now describe a broad variety of technology and intervention into personal and commercial finance। पहले फिनटेक का मतलब क्या होता था? जो बैंक वगैरह ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते थे। अब क्या हो गया है कि अब ये हमारे कंज्यूमर लेवल तक में भी आ गया है। हाँ या ना फटाफट बोलो। एक बार रीड करोगे क्या ये? एक काम करेंगे, हिस्ट्री पूरा रीड करोगे और मैं किसी एक से पूछूंगा कि ओवरऑल समरी में क्या लिखा हुआ, वो समझाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको ये अभी 5 मिनट के अंदर अंदर, घड़ी देख के 12:42 हुआ है, ये पूरा आपको यूज करना पड़े, रीड करना है और समझाना है फिर। हाँ पूरा 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 फिनटेक यूजर्स के ऊपर तक का। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया कि सबसे पहले उसने ये बोला कि पहले क्या हुआ था? जो फिनटेक लॉन्च हुआ था वो बैंक के बैकएंड के लिए लॉन्च हुआ था। ओवर दी पीरियड अब ये क्या हो गया है? कस्टमर बेस्ड हो गया है। ठीक है क्या? इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज आ जाती है, मनी ट्रांसफर और ये सारी चीजें। ठीक है क्या? और ओवर दी पीरियड ये देखा है कि कस्टमर ने इसको क्या कर दिया? बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अडॉप्ट किया है। अपने इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही किया है। क्या बात समझ में आ रही है? जब से ये यूपीआई आया तब से तुम सोचो, मतलब किसी और देश में इतना डिजिटल करेंसी या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इतने डिपेंडेंट नहीं है जितने अपने यहाँ है। क्या बात समझ में आ रही है? एक तरीके से कैश का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। छोटे छोटे सब्जी वाले से लेके दूध वाले तक हर किसी के पास, मतलब छोटी से छोटी दुकान, बड़ी से बड़ी दुकान, सोना खरीदने चले जाओ या सब्जी खरीदने चले जाओ या मोची के पास भी चले जाओ, सबके पास क्या रखा हुआ? एक तो क्यूआर कोड रखा हुआ। कहीं ना कहीं इसमें फिनटेक कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ तो गवर्नमेंट का है जिसने ये यूपीआई बनाया, भीम यूपीआई। के बाद समझ में? तुम भले पेटीएम यूज कर रहे हो, तुम अमेजोन यूज कर रहे हो, तुम गूगल पे यूज कर रहे हो, सब में तुम यूज क्या कर रहे हो? यूपीआई। वो सरकार का है। क्या बात समझ में आ रही? इसलिए लोगों को उस पर भरोसा भी है और उसमें फ्रॉड, मतलब कि थोड़ा डिप वो है, मतलब ट्रस्ट है उसमें लोगों को, इसलिए वो चल भी रहा है। ठीक है क्या? तो सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ फिनटेक इज क्रिप्टो करेंसी। सब कहाँ का? अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी क्या है? एक तरीके से फिनटेक ही है, टेक्नोलॉजी करेंसी है। बोलो हाँ या नहीं? तो बेसिकली उसने क्या बोला? क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल कैश क्या है बेटा? एक तरीके से फिनटेक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसपे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इथेरियम, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी, द मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये भी एक तरीके से क्या है? फिनटेक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच यूटिलाइज द कंप्यूटर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कि
इजीली, अभी क्या होता था जैसे मेरे को तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना है कोई भी सेल का या मान के चलो रेंट एग्रीमेंट कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या है पूरा दस्तावेज कागज वो सब लगते थे। आजकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, क्या बात समझ में आ रही है? डिजिटली आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से ट्रांजेक्शन कर सकते हो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर और वो सारी चीजें डाल करके। बात समझ में आ रही है? ओपन बैंकिंग कॉन्सेप्ट दैट लीड्स, ये भी ब्लॉकचेन पे, ये चलो ये वाला पॉइंट तुमने छोड़ दो भी, ठीक है। इंश्योरटेक क्या हो गया है? पहले इंश्योरेंस जो एजेंट बेचा करते थे, एलआईसी के एजेंट बेचे थे, आज ये सब पॉलिसी बाजार सीधे सीधे जाओ, जितनी पॉलिसी है खरीदो फुर्सत करो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या हो गया? इंश्योरटेक हो गया। फिर क्या है बेटा ये? रेगटेक विच सीक्स टू हेल्प फाइनेंशियल सर्विसेज मीट industry compliance rules, especially those covering anti-money laundering and know your customer protocols which fight fraud। मतलब कि ये बहुत सारे जो लीगल हैं, क्या कहते हैं, रेग टेक मतलब रेगुलेशन टेक। क्या बात समझ में आ रही है? जहां जहां लॉस के कंप्लाइंस है, लीगल कंप्लाइंस है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी कंपनी आ गई है। क्या बात समझ में आ रही है? आज आप आराम से क्या कर सकते हो, अपना आधार कार्ड लिंक करना है जैसे आपको पैन से, ये सारी चीजें, ठीक है। रेगुलेशंस भी आजकल काय में हो गए, टेक्नोलॉजी में हो गए हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो, वो तुमसे बेसिक चीजें उठा करके सीधे सीधे तुम्हारा काम उसमें करा लेते हैं। हाँ या नहीं? पहले बैंक छोटी छोटी बात के लिए ब्रांच जाना पड़ता था, आजकल या तो ओटीपी या तो मेल ओटीपी या तो पासवर्ड या तो सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहां वहां इतने सारे तरीके निकाल निकाल के उन्होंने पूरा काम क्या कर दिया है, रेगुलेशंस को भी काय में ले आए हैं, टेक्नोलॉजी पे ले आए हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। फिर क्या है? रोबो एडवाइस सच एज betterment utilize algorithms to automate investment advice to lower its cost and increase एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी गाइडेंस की, मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईटी मनी ऐप है, आप देखते हो कि मैंने बताया था, आपको दिखाया था ना ईटी मनी, जिसमें हम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो लोग आजकल क्या करते हैं, यही बता देते हैं कि आप कौन से शेयर में पैसा लगाओ, कौन से शेयर में पैसा नहीं लगाओ, कितना रिस्की है कितना रिस्की नहीं है। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, रोबो एडवाइजर्स। unbanked underbanked services that seek to serve disadvantaged or low income individuals who are ignored or undeserved by the traditional banks or mainstream financial service company। बड़े बड़े बैंक्स क्या करते थे, छोटे मोटे कस्टमर को उतना वैल्यू नहीं कर। फिनटेक आने के बाद ये सारे छोटे छोटे जो बैंक निकल आए हैं, फाइनेंशियल बैंक, जैसे पेटीएम बैंक है, एयरटेल बैंक है, ये सब छोटे छोटे बैंक्स बन गए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या करते हैं, स्मॉल कस्टमर, जो बैंक को बड़े छोटे लोगों की नहीं पड़ी, उनको चाहिए करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोन लेने वाला आदमी, तुम जाओगे 2 लाख का लोन, उनको लगे क्या करना, चिंदी में फंसने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो स्मॉल बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के जो बैंक्स हैं, ये सब काम, जैसे पेटीएम से आपने मनी उठा ली, मैंने बताया था, भारत पे से आपने लोन ले लिया, क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है, एक तरीके से आपको अनबैंक्ड या अंडर बैंक्ड लोगों को भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं आया, जिसको बैंक लोन नहीं देगा उसको ये लोग लोन दे रहे हैं। अरे हाँ ना बोलो ना यार, कल ही डिस्कस कर रहे थे अपन। उसके बाद क्या है? cyber security given the proliferation of cyber crime and the decentralized storage of data, cyber security and fintech are intervened। मतलब कि अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है, तो फिनटेक चल ही नहीं सकता है। फिनटेक आया है इसलिए ओवर द पीरियड इसको ठीक करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को भी क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग किया गया है। पहले साइबर क्राइम को इतना इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती थी, क्योंकि क्या है, तुम्हारा डेटा जाएगा, तुम्हारी फेसबुक आईडी हैक होगी, तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी हैक होगी। अब सीधे बैंक अकाउंट हैक होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जितना पैसा था 2 मिनट में खाली। तो मैं मतलब आज की डेट में मतलब जो ऑनलाइन हम यूज करते हैं, इसमें इंटेलिजेंस इतनी होना जरूरी है, इतना स्मार्ट होना जरूरी है, आपको पता नहीं चलेगा, आपका बैंक अकाउंट 2 दिन में खाली हो जाएगा। मैंने तुमको बताया था, मेरे एक स्टूडेंट का, एक सीए इंटर में स्टूडेंट था, सीए इंटर एक ग्रुप क्लियर आर्टिकलशिप कर रहा था, उसका एक दिन रांची में ही रहता है, यहाँ पढ़ा है मुझसे आईटेक्स में, उसने सीएस एग्जीक्यूटिव यार, सॉरी नॉट सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट ही था, एक ग्रुप क्लियर था, एग्जीक्यूटिव पूरा क्लियर था, आर्टिकलशिप करता था उसमें। उसका एक बार फोन आया, बोला भाई, नहीं इंटर का ही था यार, सॉरी, ठीक है क्या, एक्चुअली दो दोस्त थे, दोनों साथ में आते थे, तो एक इंटर था एक एग्जीक्यूटिव, तो याद कर रहा हूँ कौन था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार उसका फोन आया, बोलता भैया रो हो रहा, शाम को फोन किया, पास आउट हो चुका, मैंने क्या हो गया भाई, क्या परेशानी है? बोलता भैया बहुत दिक्कत हो गई, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, बहुत देर रोया। फिर मैंने बोला बता क्या हो गया? बोलता भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और वो 12th मुझसे पढ़ा था, मैं रांची में तब पढ़ाता था, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स जानते थे मेरे को, जानते क्या थे, एक आध बार मिले थे बस। तो बोला आप घर में आके संभाल लेना, नहीं तो खूब मारेंगे पापा, ये होगा वो होगा। मैंने हुआ क्या ये तो बता। तो बोलता है मेरे पास फोन पे था, उसको कोई ऑफर आया, कोई कूपन आया कि भैया आपको इतने पैसे मिलेंगे या कुछ ऐसा है, जैसे तब चल रहा था ना गूगल पे का स्क्रैच कार्ड वगैरह, तो खूब लोगों को चुल था, तो उसको भी आया, तो उसने बोला कि हाँ यार चलो 200 रुपये का 500 रुपये कुछ मिलेगा। तो उसने उस लिंक पे क्लिक किया। अब उसमें लिंक पे क्लिक किया तो ऐसा हुआ कि जहां ओटीपी डालने बोलते हैं ना, उसको कुछ ऐसा कुछ किया कि ओटीपी की जगह अमाउंट डलवा दिया कि 5,000 रुपये।
सेंड करवा दिया, कोई ऐसा करके उससे पैसे 5,000 रुपये कट गए उसके अकाउंट से। अब एक बार 5,000 रुपये कटे फोन पे से, अब वो घबरा गया, तो तुरंत दूसरा फोन आया कि बोला हेलो हाँ हम फोन पे से बोल रहे हैं, क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है? तो बोलता, जैसे ही हुआ उसके साथ तुरंत तो बोलता हाँ हाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं क्या करूं? तो बोलते हैं कि अच्छा ये पक्का आपने ऐसा ऐसा बोला होगा, उसने आपको ऐसा ऐसा बोला होगा? बोलता हाँ हाँ। बोलते देखो ये बहुत चल रहा है, अभी अभी फोन पे में बहुत हो रहा है ये, हम फोन पे कंपनी से बोल रहे हैं, तो आप एक काम करो, आपके अकाउंट में जितना पैसा है अभी आप वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर आप ये करके ऐसा ऐसा कर देना। और बाकी जितना पैसा था वो भी उसने ट्रांसफर कर दिया। तो 2 बार लगातार एक के बाद एक फ्रॉड हो गया उसके साथ, कंटिन्यूटी में अकाउंट खाली। अब उस रो रो परेशान, बोलता भैया वो डिप्रेशन में, बोला भैया घर आ जाना। मैंने कहा ठीक है यार चल तेरे घर आता हूँ मैं। यहाँ से 8 9 9:30 क्लास खत्म करके 10 बजे घर पहुंचा। पहली बार उसके घर गया। उसके घर गया तो उसके पापा क्या करते हैं, मुझे तभी पता चला, उसके पापा सब्जी बेचते हैं, समझ रहे हो? और वो परेशान, अंकल तो चिल थे थोड़े, मतलब वो बड़े हैं ना तो समझदार हैं, तो उनको बोला कि ठीक है कोई बात, मैंने बोला कि डर रहा था ऐसा ऐसा था, तो बोले कोई बात नहीं अब हो गया, कुछ नहीं कर सकते ये वो XYZ। फिर बोलते कि अभी हमने अपने गाँव की एक ज़मीन बेची है और हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हमको लग रहा था हम पूरा पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दें, CA कर रहा है बच्चा, थोड़ा समझदार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बोले अच्छा हुआ हमने पैसा ट्रांसफर नहीं कराया, उसके अकाउंट में थे ही 10-12 हज़ार रुपए, तो वो चले गए, कोई बात नहीं सस्ते में पड़ गए। तो समझो कि कहाँ वो बच्चा, वो सब्जी वाले अंकल हैं और वो उसका लड़का CA कर रहा है, वो अपने लड़के पे भरोसा कर रहे हैं, और वो फिर अंकल समझा रहे कि बेटा तुमको क्यों पढ़ना है ये वो, मतलब वो जो बातें करते बहुत समझदारी वाली बातें करते, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं है, लड़का होशियार निकल गया। तो इसीलिए आप अगर ऑनलाइन सर्विसेज बैंकिंग यूज कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस, मतलब आपको बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा अगर आप बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो तो। मतलब तुम सोचो ना, तुम किसी चीज की बात करते हो वो भी ऐड दिखाने लग जाता है तुमको, जो चीज सर्च करते हो वो भी ऐड दिखाने लग जाता है तुमको, तो तुम्हारा ये तो ठीक है, तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट डेटा भी हो सकता है सेव हो रहा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब फोन में आपके SMS भी सेव नहीं है, मैसेजेस भी सेव नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दुनिया में? डेटा। जिसके पास डेटा है वो अमीर है। बाहर नहीं देखी भाई मैंने। भारत पे ने डेटा से पैसे बनाए ना, सब लोग डेटा को यूज करके पैसे बनाए। डेटा इज द फ्यूचर। फ्यूचर क्या, अब तो प्रेजेंट हो गया, अब तो फ्यूचर बोलने में डर लगता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट नाउ, ठीक है क्या? तो बेसिकली क्या है कि आपको अगर आप वो यूज कर रहे हो ना ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सिस्टम, आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। मेरे को एक बार फोन आया, बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको वीवो फोन मिला है। तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं बताऊंगा कोई OTP पासवर्ड, कुछ नहीं बताऊंगा, कोई पैसे नहीं दूंगा। तो बंदी बोलती कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपना एड्रेस बताना है, डिलीवर होगा बस, आपसे एक भी इंफॉर्मेशन और नहीं मांग रहे हैं, आप सिर्फ एड्रेस बता दो हम भिजवा देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए। वो बोली थी एड्रेस बताने में क्या है, एड्रेस थोड़ी हम फ्रॉड, हमको करना ही नहीं है ना, हमको चाहिए ही नहीं, फ्री में क्यों चाहिए कुछ, और कोई क्यों देगा मेरे को फ्री में? माइंड रह क्या मेरा, ठीक है क्या? क्या है मतलब रिश्तेदार है क्या मेरा? वो क्या है मेरा उसके साथ? तो कोई फ्री में क्यों देगा मेरे को, कुछ भी फ्री में क्यों देगा? नहीं चाहिए भाई। तुम मेरा एड्रेस पकड़ के पता नहीं क्या कर लो कल, और तुम वीवो बोल नहीं पा रहे, तुम बोल रहे हो आपको वीवो फोन मिला है। तुम क्या वीवो फोन दोगे यार मेरे को? बात समझ में आ रही है? वो आंटी फोन करके बोलती है आपको वीवो फोन लगा है, वीवो फोन लगा है, पता नहीं क्या लगा है। हमने ऐसा क्या किया है कि हमको फोन लगा है? नहीं लगा फोन, लगवाना ही नहीं अपने आप को फोन। क्या बात समझ में आ रही? तो और कहीं और नॉर्मल, कई लोग पता है जैसे खासकर मैंने देखा मम्मी लोग या थोड़े जो रहते हैं, इवन बच्चे भी तुम्हारी एज के भी, वो हो जाते हैं हाँ एड्रेस ही तो देना, एड्रेस देने में क्या नुकसान है, कोई हमसे OTP थोड़ी मारे। भाई तुमको पता है क्या उसकी क्या प्लानिंग है? तुम्हें क्या पता उसकी क्या प्लानिंग है? कुछ भी कर सकता है आदमी भाई आजकल। तो इसीलिए एक बेसिक रूल बना लो, फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मतलब फ्री में कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आजकल जेन्युइन कॉल्स को भी कई बार बोल देता हूं नहीं भैया ना हो पाएगा। उस दिन आया मेरे पास कि आपका जो गाड़ी में फास्टैग लगा है उसको आधार से लिंक करना है, और आप आधार कार्ड बता दो। मैं पागल है, फास्टैग को आधार कार्ड से क्यों लिंक करना है? और नहीं, वो बिल्कुल जेन्युइन साउंड कर रहा था, मतलब वो बैंक, एक्चुअली में वो बैंक का ही था बंदा, वो जेन्युइन था। मैंने कहा मैं सॉरी यार मैं नहीं बता सकता,
बैंक ब्रांच जाके कर लूंगा, या आप कोई वेबसाइट बता दो, वेबसाइट जाके कर दूंगा। हाँ, उसने बोला फिर ऑल्टरनेटिव तरीका है, वेबसाइट जाके कर सकते हो। मतलब इट वॉज अ जेन्युइन कॉल, मैं बताता तो मेरा काम इजी हो जाता, पर मैंने कहा मैं क्यों भरोसा करूं, आज करूंगा कल और कोई बोलेगा, इसलिए भाई सेंसिटिव डेटा देना ही नहीं है। लोग एटीएम के पीछे ही उसका नंबर लिख के रखते हैं, पता नहीं क्या होशियार समझते हैं अपने आप को। एटीएम पिन एटीएम के अंदर ही, उसी में जहां एटीएम कवर है उसी में पर्ची डाल के पिन रखी हुई है, मतलब तोहफा दे रहा है किसी को। मैं तो एटीएम यूज ही करना बंद कर जाऊं, नहीं है एटीएम है ही नहीं मेरे पास, मैं सही बता रहा हूँ, घर पे रहता है। अरे जब नेट बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, सब कुछ है, जरूरत ही नहीं है। कैश का यूसेज आजकल बहुत कम हो गया है। मैं क्योंकि नालायक भी घुमा देता हूँ, इसलिए भी खूब पर्स घुमाए मैंने जिंदगी में अपने, हर बार घूमता, हर बार 3-4 बार एटीएम सारे लॉक कराओ तुरंत में, फिर मैंने चाहिए ही नहीं, सारे घर पे रखे हुए। समझ गए क्या? तो पहली चीज कोशिश ये करना जिंदगी में क्या, कि फ्री में कोई कुछ नहीं देगा। कोई क्यों देगा तुमको फ्री में कुछ, है ना? और प्राइस जीतना नहीं जिंदगी में, कुछ करके जीतो तो पता है ना। आपका लकी ड्रॉ निकला है, जे निकला है, वो निकला है, नहीं चाहिए, रख लो अपना लकी ड्रॉ, हमको फ्री में अमीर नहीं बनना। आखिरी में लकी ड्रॉ में फ्री में बेटा सिर्फ कटोरी, बर्तन, चम्मच, सॉस की बोतल, अचार की डिब्बी यही मिलती है, कोई कार ये सब नहीं मिलती है आदि वर्षन में। और मिले तो सामने जाके कोई, यहाँ लोकल ब्रांड है जो दे रहा है, सामने जाके कर लो, कोई डेटा मत देना, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देना। समझ गए क्या? चलिए, है ना, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ऐड हो गई। तो देर आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फिनटेक। एक क्या है? B2B फॉर बैंक्स। एक क्या है? B2B फॉर बैंक, जो बैंक्स को सर्विस देते हैं, जो बैंक जिनका सर्वर्स यूज करते हैं, बैंक जिसका सिस्टम्स यूज करते हैं, वो क्या होता है बेटा? B2B फॉर बैंक्स। फिर क्या है? बिजनेस क्लाइंट्स। क्या है? बिजनेस क्लाइंट्स। B2C फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फोन पे, भारत पे, बोलो हाँ या नहीं। और फिर क्या है? कंज्यूमर्स, गूगल पे, फोन पे, जो हमारे लिए भी है, बोलो हाँ या नहीं। तो ये सारे क्या होते हैं? यूजर्स के फिनटेक ऑफ यूजर्स। फिर क्या? रेगुलेशन एंड फिनटेक। रेगुलेशन एंड फिनटेक मतलब देखो, फाइनेंस ऑनलाइन आ गया, मतलब पैसे ऑनलाइन हो गए, फायदा भी है और नुकसान भी। अभी अपन बात ही कर रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हैकिंग। चलो मैं डेटा नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बंदा तुम्हारा सिस्टम हैक कर लेगा यार। क्या बात समझ में? तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया, तुम्हारा पूरा डेटा चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपको इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब तुम समझो, अपन अपनी ईमेल आईडी की पासवर्ड किसी को बता देते हैं, सबसे सेंसिटिव चीज है आज की डेट में ईमेल आईडी। इंस्टाग्राम बता देना ईमेल आईडी, और लोग क्या करते हैं? ईमेल आईडी बता देते हैं, इंस्टाग्राम नहीं बताएंगे। बच्चों को मैंने देखा, अरे बाप रे बेटा, कोई भी चीज रीसेट करने जाओगे उसका ओटीपी कहां पे आता है? ईमेल पे। अब अपना बैंक पासवर्ड चेंज करने जाओ, बैंक की कोई भी चीज चेंज करने जाओ, वो कहां पे आता है? ईमेल। आज से तुम सीएस बनने वाले हो, ऑलवेज रिमेंबर, कीप एन ऑफिशियल ईमेल एन एक्स्ट्रा ईमेल। हम कभी जैसे कोई भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, जैसे हमने कल उसी में लॉगिन किया, किसमें? चैट जीपीटी पे, या हम कहीं पे भी अलग अलग वेबसाइट पे लॉगिन, वो मांगता है मेल आईडी, तो मैं कोशिश करता हूं एडिशनल वाली दो। बैंक अकाउंट वाली ईमेल आईडी अलग, ऑफिशियल काम वाली ईमेल आईडी अलग, और बाकी 25 वेबसाइट में घुसना तो है, क्योंकि सीखना भी, ऐसा थोड़ी कि अब डर के हमारे वेबसाइट ही नहीं खोलेंगे। 25 वेबसाइटों में जाना भी है, सब कुछ करना भी है, तो वहां पे आप एडिशनल ईमेल दो और दोनों ईमेल रखो अपने पास। क्या बात समझ? ये आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। अभी शायद आप बैंक अकाउंट ना चलाते हो, या आपके पास उतना बैंक अकाउंट लिंक ना हो, गूगल पे ना हो, लेकिन आगे चल के आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बना दिए गए हैं, कानून बहुत टफ कर दिए गए हैं, कि अगर आप एक फिनटेक कंपनी हो तो आपको ये रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार इसको गिव इट अ रीड, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझेंगे, मजेदार है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आ जाओ, रेगुलेशन एंड फिनटेक में क्या बोला है? बेसिकली रेगुलेशन एंड फिनटेक में क्या बोला है कि भैया आप फाइनेंस टेक्नोलॉजी पे आ गया है तो रिस्क भी बढ़ा है। अच्छा, फायदा भी है, सहूलियत है, तो रिस्क भी है। हैक वगैरह के चांसेस हैं कि लोग हैक कर लें, क्या बात समझ में आ रही है? तो अपन को उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे क्या लगाए गए हैं? रेगुलेशंस या लॉस, कानून बनाए गए हैं। रीसेंट इंस्टेंट हैक्स एट क्रेडिट कार्ड कंपनीज एंड बैंक्स आर इलस्ट्रेशंस ऑफ दीज illustrations of the ease with which bad actors can gain access to systems and cause irreparable damage. The most important question for the consumer in such cases will pertain to responsibility for such attacks as well as misuse of personal information and important financial data. There have also been instances where collision of technology, culture,
that believes in move fast and break things philosophy with a conservative and risk averse world of finance has produced undesirable results. मतलब क्या हुआ, जल्दी करने के चक्कर में हम जो फाइनेंस में रिस्क फ्री होना चाहते थे, अब लोग थोड़ा बहुत रिस्क आ गया है जिसके कारण दिक्कत है. मेरा बैंक का पैसा भी, अब जैसे यस बैंक में लोगों का पैसा रखा था, बैंक का ही डूब गया. अब अगर बैंक का ही डूब गया तो लोगों को बैंक में ही भरोसा नहीं होगा, कहां जाएं कहां रखें पैसा. अगर बैंक डूबने लग जाएंगे, ठीक है, बैंक का ही स्विफ्ट हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा ऐप हैक हो जाए, हमारा हैक हो जाए, ठीक है, बैंक का ही को हैक कर लिया सीधे, क्या बस हमारी बैंक का ही सिस्टम अगर उन्होंने कैप्चर कर लिया तो फिर दुनिया कहां जाएगी. पूरी दुनिया का पैसा वहां है. मेरे पास तो मेरा पैसा है, लेकिन पूरी दुनिया का पैसा किसके पास है? बैंक के पास. बैंक के सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. तुमको पता है कि जैसे जो इंप्लॉइज होते हैं बैंक पे, अब बैंक का कोई इंप्लॉय है, उसके पास तो आईडी पासवर्ड है. क्या बात समझ में आ रही है? अब सोचो कितनी सिक्योरिटी उनको रखनी पड़ती है. तुम अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो किसको देते हो? बंदे को देते हो, वो तुम्हारे में एंट्री करता है, तो उसके हाथ में तुम्हारा पूरा अकाउंट है. मतलब अगर वो चाहे तो अपना पैसा बढ़ा सकता है, चाहे तो पैसा घटा सकता है. उसके हाथ में ना एंट्री तो करनी है और क्या करना है. क्या बात समझ में? लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स, रेगुलेशंस, कंट्रोल बनाए गए हैं. जो बंदा वहां पे बैठता है उसका आईडी और उसका पासवर्ड है. क्या बात समझ में आ रही? कि उसकी आईडी से इतने की एंट्री हुई है. अब उसकी आईडी से इतने एंट्री पैसे हुई तो तुरंत में उतना कैश भी जमा करना है. रोज शाम को जितना कैश आया वो पूरा बैंक पे टैली होना है, डेली के डेली, कि आज सुबह कैश इतना था, इतना आया, इतना टैली होना है. जो कैश पे तुमको पता है, दो क्लर्क हैं. एक क्लर्क मतलब ये भी क्लर्क है, ये भी क्लर्क है. ये क्लर्क डिपॉजिट में बैठता है, ये क्लर्क कहीं और बैठता है. मतलब एक क्लर्क कैश में बैठता है और एक क्लर्क कहीं और बैठता है. दोनों इक्वल पोजीशन के. पर जो क्लर्क कैश में बैठता है उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी क्लर्क से. पोजीशन सेम है, पर अगर बैंक में आप कैशियर हो या कैश क्लर्क को आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी भी क्या है? ज्यादा है. पचड़न भी क्या है? ज्यादा है. कैश में बैठे हो, रात को आपको गिन के ही जाना है कि कैश कितना है. अगर गिन के नहीं जाओगे और कुछ कम ज्यादा है तो आपकी जिम्मेदारी है. टैली होना चाहिए. एक आध था बोल रहा भैया, कई बार तो एक आध बार उसको 100-200 पूरा शाम लगा दी, शाम को किया, पता नहीं कि 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है. बैठा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कहीं क्या, तुमने जमा किया 200 कम जमा किए, गिनने में गलती हो गई, उसने पूरे लिख दिए, पास हो गए, 200 रुपए लगा. शाम को आखिरी में बोले भाड़ में जाए, जेब से 200 रुपए डाले, चलो टैली फुर्सत. अब ये तो कहूं मैटर 200-500 का था, है ना, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है. इसीलिए बैंक वाले देखना 2 बार गिनेंगे, 3 बार गिनेंगे, मशीन में गिनेंगे, तब जाके तुम्हारा पैसा क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे. उनकी पर्सनल जिम्मेदारी भी होती है. अब फाइनेंस ऑनलाइन आ गया तो और ज्यादा दिक्कत. तो उसके लिए क्या बनाए गए हैं? रेगुलेशंस बनाए गए. रेगुलेशन is also a problem in the emerging world of cryptocurrencies. Initial coin offerings, ICOs, are new form of fundraising that allows startups to raise capital directly from the lay investors. In most countries, they are unregulated and have become fertile ground for scams and frauds. Regulatory uncertainty for ICOs. What is ICOs? Initial coin offerings. What is initial coin offerings? एक्चुअली में क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है. जैसे इंडियन रुपी INR सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल है किसका? RBI का. US डॉलर का कंट्रोल है US बैंक के पास. क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है. तो वहां पे फिर क्या है कि कई बार रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी फॉर ICOs हैव आल्सो अलाउड एंटरप्रेन्योर्स टू स्लिप सिक्योरिटी टोकन्स डिस्गाइज्ड एज यूटिलिटी टोकन्स पास्ट द SEC टू अवॉइड फीस एंड कंप्लायंस कॉस्ट. बहुत सारी चीजें बचने के लिए. तुमको पता है बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं हम क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं. मतलब बड़े बड़े जो वो हैं क्या परफॉर्मर्स हैं. एक जगह बात हो रही थी कहीं पे कि भैया की एक सेलिब्रिटी को बुक किया था, आपको आके शो करना है, तो उसने बोला इतना पैसा कैश में लूंगा और इतना पैसा क्रिप्टो में लूंगा. क्या बात समझ में आ रही है? तो लोग आजकल क्रिप्टो को भी एज ए ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रेगुलेशंस नहीं है तो वहां पे भी फ्रॉड के चांसेस है. हाँ या ना फटाफट बोलो. नहीं आया, ऊपर ऊपर से रीड करना, बहुत ज्यादा पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं. अब आते हैं अपन मेन आज के कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. क्या बेटा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बताओ क्या होता है क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? बताओ अच्छे. व्हाट इज अ क्रिप्टो? तुम भी अब सालों हो गए, 2009 से क्रिप्टो करेंसी चालू हुआ है, आज 2022 में हम बैठे हैं, 23 में. क्या बात समझ में आ रही है? और कॉमर्स के बच्चे हैं, फाइनेंस के बच्चे हैं, हम CS के बच्चे हैं, तो हमें क्रिप्टो करेंसी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. भले यूज नहीं किया हो, सुना होगा, पढ़ा होगा, पता होगा. व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? सिर्फ बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी की और भी है? ठीक है, और भी अलग अलग हैं.
बेटा वो एफिलिएट मार्केटिंग होता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है। नहीं, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। हम तुमको बेचेंगे, तुम जो खरीदोगे तो उससे कुछ परसेंट मेरे को मिलेगा, तुम आगे बेचोगे तो उससे पैसा तुमको ही मिलेगा और मेरे को ही मिलेगा। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं बहन, ये एफिलिएट मार्केटिंग है। हाँ हाँ, समझो, मैं समझाता हूं बहुत सरल भाषा में। क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सी बेटा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों है, मैं तुमको पहले ये समझाता हूं। क्या बात है, समझ में आ रही है? देखो फॉर एग्जांपल, मेरी जेब से पैसे निकल जाए बस, चलो ठीक है। अच्छा बताओ ये कितने का नोट है? क्यों 200 का? मैं 250 बोलूं तो मानोगे क्या? 100 बोलूं तो मानोगे क्या? क्यों? क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? 200 का। अब मैंने एक कागज में लिख दिया कि ये 200 का नोट है, ये लो 200, ये भी 200 का नोट है। ये आरबीआई ने बोल दिया है 200 है तो 200 है। कल का आरबीआई इस पर 250 लिख दिया, बोले 250 है तो कितना हो जाएगा? 250। अब आरबीआई में मतलब ये पूरे पैसे किसके किसके कंट्रोल में? आरबीआई के। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जिसपे तुम भरोसा कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? देश का हर नागरिक ये नहीं बोल सकता मैं आरबीआई का पैसा नहीं लूंगा जा। कोई बोल सकता है क्या? नहीं। अब मान के चलो आरबीआई में फ्रॉड हो गया और आरबीआई डूब गया, जैसे बाकी करेंसी डूब, कम इकोनॉमीज डूबी हैं, कुछ भी ऐसा फ्रॉड हो गया जिसके कारण आरबीआई क्या हो गया? डूब गया। तुम्हारा सबका पैसा क्या खत्म? जीरो। हाँ, क्यों नहीं? आरबीआई, तुम किस पे निर्भर हो? इस नोट पे निर्भर हो ना भाई। इस नोट की वैल्यू कौन बता रहा है? पीछे सपोर्टेड बाय गोल्ड वगैरह है। अब करेंसी सरकार और नोट छाप दे रही है, करेंसी बढ़ गई। अरे डॉलर के कारण तुम्हारी पैसे की वैल्यू, अगर आज डॉलर महंगा हो गया, रुपये की वैल्यू कम हो गई, तो यहां बैठे बैठे तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। क्या उखाड़ लिया तुमने? क्योंकि ये क्या है, तुम यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी पे डिपेंडेंट हो। आरबीआई, यूएस डॉलर एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी पे डिपेंडेंट है, यूएस गवर्नमेंट, यूएस बैंक्स। हाँ या नहीं बोलो ना यार। लोगों ने बोला हम क्यों डिपेंडेंट रहें किसी एक सरकारी उसमें भी। तो एक इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बनाई गई, एक इंडिपेंडेंट करेंसी बनाई गई जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो किसी देश की नहीं है, जो किसी इंसान की नहीं है, जो किसी की भी नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ये अपने आप में ही ऑपरेटेड है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। मैं तुमको पैसे भेजना चाहता हूं तो मैं गूगल पे से भेजूंगा। मेरा पैसा किसी बैंक अकाउंट में रखा हुआ है तो मैं उस बैंक पे निर्भर हूं। एसबीआई में रखा हुआ है, यस बैंक में रखा हुआ, जैसे यस बैंक डूबा, अब यस बैंक उस पैसे से लोन देता है आगे। हाँ, मेरा पैसा यस बैंक में रखा हुआ है, यस बैंक उससे आगे क्या करता है? लोन देता है। उसने अनाप शनाप लोन बांट दिए, अब रिकवर नहीं कर पा रहा है, डूब गया। किसका पैसा डूबा? मेरा। मैंने क्या उखाड़ लिया? क्योंकि मैं किस पे डिपेंडेंट था? बैंक पे। तो आज जो मैं तुमको पैसे भेज रहा हूं, मैं 3-4 पार्टीज में डिपेंडेंट हूं ना, ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूं? बैंक पे डिपेंडेंट हूं। बैंक डूब गया, मैंने कुछ नहीं किया, बैठे बैठे मैं डूब गया यार। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। उसका कोई बैंक नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो उस पर किसी की अथॉरिटी नहीं है और वो किसी के द्वारा भी कंट्रोल्ड नहीं है। तो चल कैसे रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ करेंसी के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए काम कर सकती है। अभी वो यूज हो रही है किसके लिए? करेंसी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मैं 200 रुपए तुमको दूं, तुम उसको दो, तुम उसको दो, तुम उसको दो। तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे पास किसके पास से आया पैसा? इसके पास से। ठीक है क्या? तुम बता सकती हो क्या इससे पहले पैसा किसके पास था? ये 200 रुपए मेरे को रक्षिता दीदी ने दिए हैं, तो मेरे को ये पता है कि ये 200 रुपए किसके पास से आए हैं। उसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? उसके पहले कहां थे? हो सकता है कि उसके पहले किसी कारपेंटर के पास हो, कारपेंटर से पहले हो सकता है किसी सब्जी वाले के पास हो, सब्जी वाले के पास कोई आदमी सब्जी खरीदने आया हो, रैंडम एक्स। वो रैंडम एक्स हो सकता है गुंडा हो जिसने सुपारी ली हो किसी को मारने की। अरे कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है ये पैसा किसी को मार के सुपारी में कमाया और ये घूम रहा है। अरे पैसा तो पैसा ना आया कहीं से भी, नहीं समझ में आ रही है? ट्रैकिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है?
मेरे बैंक अकाउंट को ये पता होगा कि मेरे पास कहां से आया पैसा, उसके अब मेरे को पीएन तुमने पैसा भेजा फीस, तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक है, अब पंजाब नेशनल बैंक से एसबीआई में आया तो एसबीआई बता सकता है पंजाब नेशनल फलाने अकाउंट से आया। अब पंजाब नेशनल बैंक में देखेंगे उसको फलाने अकाउंट से, लेकिन कहां तक ट्रैक करते रहेंगे अलग अलग बैंकों में? नहीं आ रही बात समझ में? और दूसरी बात, हम किसी न किसी सेंट्रलाइज बॉडी पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए बनाई गई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन, जस्ट टू स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन। अभी उसमें करेंसी की इंफॉर्मेशन यूज होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। और क्या है, एक टेक्नोलॉजी बनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने, क्या नाम है तुम्हारा, मैंने वंशिका को 200 रुपए दिए, बोलो हाँ नहीं, तो एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें लिखा होगा अभिषेक से आए 200, बोलो हाँ या नहीं। फिर क्या होगा, वंशिका ने दिए नम्रति को, बोलो हाँ नहीं, तो ये कहां गया आगे, नम्रति, तो ये दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। नम्रति से गए कहां पे, प्रशंसा के पास, तीसरा ब्लॉक बन जाएगा। प्रशंसा से गए कहां पे, दिशा के पास, कहां बन जाएगा, चौथा ब्लॉक। और ये सारे ब्लॉक आपस में क्या है, कनेक्ट। और तो और इसमें लिखा भी हुआ है कि अभिषेक से आया है, फिर यहां पे लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा हुआ है वंशिका और अभिषेक, फिर यहां लिखा होगा क्या, नम्रति और वंशिका। मैंने दिया वंशिका को, तो सेंडर मैं हूं, गिवर मैं गिवर हूं, वो रिसीवर है, तो अभिषेक और वंशिका। अब वंशिका और नम्रति, नम्रति और प्रशंसा, तो वंशिका और नम्रति, नम्रति और प्रशंसा, ऐसे चलता रहेगा। अब पूरी टेक्नोलॉजी आपस में क्या है बेटा, एक चेन के थ्रू कनेक्टेड है। आप कभी भी क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, बोलो हाँ या नहीं। और इसको कोई चलाने वाला नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें जैसे एक ट्रांजैक्शन सेट हुआ कि मैंने ये किया, मैंने एक एक्स ट्रांजैक्शन किया, वो रिकॉर्ड हो गया। कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसमें रिकॉर्ड हो गया, फिर आगे 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 गया। जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसकी चेन क्या होती चली जाएगी, लंबी चली, और जितनी लंबी चेन हो जाएगी उतना ये क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। समझे हो कि नहीं समझे हो ब्लॉकचेन में क्या होता है? इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो, नॉट ओनली अबाउट करें, जैसे मैंने आपको करेंसी के लिए दिया, क्या बात समझ में आ रही है? इसमें आप कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन। और जो इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, वो कुछ माल बेचता है तो वो अपना लेजर बना के रखता है, वो लेजर को वो ऑनलाइन रखता है, उसे वो एक्सेस कर सकता है, इसी को उसने ब्लॉकचेन में डाल दिया। अब वो क्या है, वो डेटा वहां पे क्या हो गया, स्टोर। अब जब भी ट्रांजैक्शन होगा वो आगे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा। पहली बात तो ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने आप में क्या है, एक ओपन टेक्नोलॉजी है। ये अपने आप में क्या है, एक ओपन टेक्नोलॉजी है। हाँ यानी फटाफट बोलो। दूसरी चीज इसमें क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंसी, आप कभी भी देख सकते हो किसका क्या है। तीसरा, क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई इसमें जाके डेटा बदल सकता नहीं है, कोई इसमें डेटा, आपने सब डेटा आपस में चेन से कनेक्टेड है। एक को चेंज किया तो उसका अगला चेंज हो जाएगा, अगला तो फिर उसका अगला, अगला तो फिर उसका अगला, अगला तो फिर उसका अगला। कहां तक बदलते बैठोगे? नहीं आई बात समझ में कि भैया अगर मेरे को तुमने पैसे दिए, रिकॉर्ड हो गया ना ये, फिर मैं अगर मेरा नाम हटा के तुम और कर दोगे, तुमने तो मेरे को दिए थे, तुम आगे वाली चेन में बदलोगे तो ये वाली चेन आगे वाली चेन से मैच नहीं होगी, पूरी चेन कैंसिल हो जाएगी। हाँ या नहीं? लेकिन 200 का नोट तो क्या है, तुम मेरे पास कहां से आया मुझे याद भी नहीं है, रक्षा जी से, रक्षा जी किसने दिया भगवान जाने। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दिस इज द फ्यूचर और द प्रेजेंट। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज द फ्यूचर। किस हिसाब से फ्यूचर, कि अभी इसको सिर्फ करेंसी में समझ रहे हो आप, ये आगे चल के हर इंफॉर्मेशन को, तुम सोचो कि तुम वोट देने जाते हो, अब तुमने वोट दिया, क्या गारंटी तुम्हारा वोट काउंट हुआ? तुमने वोट जाके बटन दबा के आ गए, अब तुमने इलेक्शन कमीशन पे भरोसा किया कि हाँ यार उनने हमारा वोट काउंट किया। सेंट्रल अगर वो धांधली पे उतर आया तो कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब यहां पे लेकिन अगर उसको, अगर तुम पूरे वोटिंग सिस्टम को आगे चल के ब्लॉकचेन में डाल दो, मैंने वोट दिया, तुमने वोट दिया, सबके वोट आपस में क्या होते जाएंगे, कनेक्टेड होते जाएंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, कोई लफड़ा नहीं। तो नॉट ओनली फॉर करेंसी, एवरी चीज, तुम्हारी मार्कशीट, तुम सोचो तुम्हारी मार्कशीट कहां से आती है बोर्ड्स की, सीबीएसई रिकॉर्डेड है, कोई जाके सीबीएसई के डेटा में छेड़छाड़ कर दे? प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पॉसिबल है, तुम्हारे 90% को 80 कर दे, 60 कर दे, हो गया डेटा चेंज। क्योंकि क्या है, वो एक सेंट्रलाइज बॉडी पे तुम क्या हो, डिपेंडेंट हो। अगर सीबीएसई पहले बार में ही वो नंबर जैसी लॉन्च करे, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चढ़ा दे, अब क्या हो गया,
स्टोर हो गया, एक के बाद एक के बाद एक डेटा, हर साल का डेटा आपस में क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। आप उसको सेंट्रलाइज है, आप उसमें कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। नहीं आई क्या आई बात समझ में? तो धीरे धीरे अभी क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन दिस। अच्छा इसमें क्या है, लेकिन इसमें सरकार का बस भी नहीं चलता, इसलिए सरकार जो गवर्नमेंट इसको नहीं चला रही ना, क्यों नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है ना यूएस का है ना इंडिया का है, ना चाइना का है ना बांग्लादेश का है, अपने आप में टेक्नोलॉजी का है, किसी का नहीं है, किसी का उसमें कंट्रोल नहीं है। मैं आज एक ट्रांजैक्शन करके एक टेक्नोलॉजी मिल के एक नया ब्लॉक, एक नया क्रिप्टो चालू कर सकता हूं खुद ही सॉफ्टवेयर में बैठ के। मैंने एक नया, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, मैंने अपना बना दिया। हाँ अब लेकिन उसकी वर्थ होनी चाहिए और लोगों में उसकी, अब कोई नया बिटकॉइन क्यों खरीदेगा? लेकिन अगर मेरी पहचान है, मैंने बोला तुमको, मैं तो भरोसा मैंने तुमको दे दिया, फिर आगे चल के अगर ये हो गया रोल तो रोल हो जाएगा, चल गया तो चल गया। बात समझ में आ रही है? तो भैया अब लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती घटती कैसे रहती है जब ये इंडिपेंडेंट है? तो डूब कैसे जाता है, बढ़ कैसे जाता है? इंडिपेंडेंट है, डिमांड सप्लाई से, सिंपल डिमांड सप्लाई। अब क्या है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते जा रहे हैं बिटकॉइन में, कि अब मैंने पहली बार किसी एक इंसान ने एक नया क्रिप्टो बनाया बिटकॉइन, जो तुमको दिया, तुमने उसको दिया, तुमने उसको दिया, ऐसे घूम रहे हैं ये। अब वो ब्लॉकचेन क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, ज्यादा लोग उसको यूज करने लगे तो अब उस पर ट्रस्ट आ गया है। अब मेरे को कोई आके बोलेगा कौन सी क्रिप्टो लोगे, XYZPQR, तो मैं बोलूंगा भैया मुझे X दो, क्योंकि उसके बारे में सबसे ज्यादा सुना हुआ है, सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे लंबी ब्लॉकचेन है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। बोलो हाँ या नहीं? तब उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। के बाद समझ में आ रही है? अब उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या नहीं? और लिमिटेड है ये, आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये होता है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बहुत सारी केस स्टडीज हैं, अंदर तक घुस घुस के इसके बारे में सीखो, पढ़ो। मतलब कुछ चीजें हैं जो नीड ऑफ द आवर है, तुम्हारे कोर्स में हो चाहे ना हो तुम्हें आनी चाहिए। एक एआई, दूसरा क्रिप्टो ब्लॉकचेन, नई चीजें ये। तीसरा सोशल मीडिया, ये नहीं बोल रहा हूं सोशल मीडिया यूज करते आना चाहिए, वो तो सब कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। हाउ टू मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेस, फॉर लाइफ, ये अभी नहीं एग्जाम्स की बात करना है ना, ठीक है, ये थोड़ा रिस्की है, क्लियर है क्या? लेकिन ये भी जरूरी है, आना चाहिए कि आप कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, इसी से चलेगी। अब गया जमाना होर्डिंग्स का, न्यूज़पेपर, अब गया, सब कंप्यूटर है, तो आप जितनी जल्दी उससे फ्रेंडली हो जाओगे ना उतना अच्छा है। देखो आओ आगे बढ़ते हैं, अपन क्या बोला ने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या बोला है, ब्लॉकचेन इज अ सीरीज ऑफ डेटा linked together. Every single transaction is linked to the chain using cryptographic principle in batches making blocks. The blocks are connected to each other and have a unique identifier codes called hashes. Hashes क्या होता है? जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है ना, वो कोई बदल सकता है क्या? हर ब्लॉक का अपना एक फिंगरप्रिंट है, हर ब्लॉक का क्या है, अपना एक फिंगर। तो इस ब्लॉक में जाके आप चेंजेस नहीं कर सकते, और उसमें मल्टीपल हजारों कंप्यूटर्स कनेक्टेड हुए हैं जो भी उस क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं, बात से उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को। तो वही बोला, every single transaction linked to the chain using cryptographic principles in batches and making blocks. The blocks are connected to each other and have a unique identifier codes called hashes that connect them to the previous and the subsequent block. एक hash previous आगे को connect करता है. This forms a blockchain usually in the form of continuous ledger of transaction. It isn't owned by any one individual. The series is managed and stored across several computer systems. Each ledger is shared, copied and stored on every computer connected in the system. जो भी उस सिस्टम में है वो डेटा हर कंप्यूटर हर सिस्टम में है, और किसी के पास भी राइट्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है या पावर नहीं है कि उसको क्या कर पाए, चेंज कर पाए। चेंज करना पड़ेगा तो सारे ब्लॉक्स में करना पड़ेगा। एक ब्लॉक में चेंज करने के लिए मैं पढ़ रहा था कहीं 10 मिनट लगते हैं, 200 साल लग जाएंगे सारे ब्लॉक्स में बदलने के लिए, करते रहो मैनुअली। नहीं आई क्या आई बात समझ में? अरे हाँ ठीक है क्या? क्या मैंने सॉफ्टवेयर कोई है ही नहीं ना, मैंने समझो मैंने बना दिया एक क्रिप्टो, जब तक पहला लॉन्च हुआ तब मेरे हाथ में, अब इसका भी नाम आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, जितने सिस्टम्स में है सब में है और सबके कंट्रोल में है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास से ये चीज है, ये अभी मेरी है, इसमें मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया, अब ये हम दोनों के साथ शेयर में, दोनों के कंप्यूटर में रखी हुई है, ठीक है। अब वो इसमें भी है, इसमें भी है, ये एक ही चीज सबके डेटा में है। क्या बात समझ में आ रही है? और सबके कंट्रोल में, अब कोई एक इंसान इसको जाके चेंज
नहीं कर सकता। जब तक ये मार्केट में थी नहीं तब तक मेरे कंट्रोल में थी, पहली टेक्नोलॉजी बनने से पहले। जैसे ही लॉन्च हुई उसके बाद क्या हो गया, सब जगह है ना। अब कोई एक के हाथ में ही नहीं है, कोई इसमें कुछ बदल सकता है क्या? इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, लाखों लोगों के। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसको साफ करना मुश्किल ही नहीं है, हर इंसान अपना ही नाम मिटा सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर इंसान अपना ही नाम मिटा सकता है। अब लाखों नाम है इस कागज में, हर इंसान सिर्फ अपना ही नाम मिटा सकता है। इस कागज को खाली करना पॉसिबल है क्या, साफ कर पाना? क्यों? क्योंकि सब लाखों लोग एक साथ जब मिलकर अपना अपना नाम मिटाने की ताकत रखेंगे तब हो पाएगा। हजारों कंप्यूटर सब कनेक्टेड हैं, सबके पास अब सब एक ही, वो एक ब्लॉकचेन सबसे, सब नोड से कनेक्टेड है। अब मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं सिर्फ अपने सिस्टम से कर सकता हूं, बाकी उसे कहां तक करता बैठूंगा। नहीं आई क्या आई बात समझ में? ऐसा है। मतलब पता क्या है, ये समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक्चुअली में टेंजिबल है ही नहीं। अरे है ही नहीं ना, क्योंकि हमारे को भरोसा क्या होता है, दिखाओ क्या है, ये क्या है। अरे नहीं है भाई, वही तो, यही तो खास बात है कि ऐसा है। ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स पढ़ा है तुमने? उसी में देखा तुमने। तो अभी जब वो समझा रहा तब नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, कैसे होगा। ऐसे ये भी है कि मतलब ये दिखता नहीं है ना, इसे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भैया एक चल रहा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन को कंट्रोल करने वाला कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आरी बात समझ में? पैसे लेने की खरीदी नहीं, जैसे गूगल पे में से मैं पैसे आदान प्रदान कर रहा हूं, पर रुपयों को कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल सरकार ने बोल दिया हम आरबीआई बंद कर रहे हैं, इसको जो डेटा है, जो जितना आरबीआई के पास पैसा है, सब कुछ है, वो एक सिस्टम में हम स्टोर कर दे रहे हैं और उसका एक्सेस सारे सिस्टम्स के पास है। अब शायद समझ पाओगे तुम कि आरबीआई का जितना डेटा है, सब कुछ है, अब वो सारे सिस्टम्स में, सब जगह है। अब कोई उसमें छेड़छाड़ कर सकता है क्या? सारे सिस्टम्स में सब डेटा स्टोर है। अगर, और क्या होगा, कोई भी एक जन उसमें चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एक जन चेंज करेगा तो सबको दिखेगा। बात समझ में आ रही है? और हर ट्रांजैक्शन जो होगा वो रिकॉर्डेड होगा, वो हर ट्रांजैक्शन में जाएगा और वो एक ऐसे फाइल बनता चला जाएगा। नहीं आ रही कि आ रही बात समझ में? हाँ या ना बोलो। एक डब्बा है जिसमें 100 बॉल्स हैं। अब मैंने कहा ये बॉल सामने रख दिए सबके, सबकी मर्जी के बिना इसमें से एक भी बॉल निकलेगी नहीं, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सबकी आंखों के सामने होगा। कोई भी किसी भी इंसान को किसी भी ट्रांजैक्शन खोल के देख सकता है, और सारी बॉल्स आपस में बॉल में एक तार से जुड़ी हुई है। क्या कर लोगे बताओ? किसकी है ये? सबकी है। कोई पूरी चेन उठा के लेके जा नहीं सकता। अब तुम बोलोगे वो बॉल मेरी, लेके जा, सब आपस में कनेक्टेड है। हर ट्रांजैक्शन आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बीच में आप टेम्पर कर नहीं सकते, चेंजेस तुम कर नहीं सकते, और सारे सिस्टम्स आपस में क्या है, कनेक्ट। अब जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, तुम सोच पा रहे हो क्यों? क्योंकि तुमको दिख रही है, फिजिकल है, टेंजिबल है। हाँ, मार्केट में अलग अलग चल रही है, डिमांड सप्लाई के बेसिस में। तुम बिटकॉइन रुपए देके खरीद रहे हो, वो बिटकॉइन डॉलर देके खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, किसको क्या चाहिए, उस बेसिस में वैल्यू आ रही है। नहीं आई क्या आई बात समझ में? चलो अब बस, बहुत टाइम दे दिया अपन, इतना जरूरी नहीं था ये जितना अपन ने टाइम दिया इसमें। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम, हाँ ना, बोल तो रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैंने एक क्रिप्टो बना के रख दिया। अब मैंने बना के रख दिया, अब ये सबके सब में जाता जाएगा। नहीं समझी? आरबीआई बनाया, आरबीआई ने वो बॉल्स वाला सिस्टम, और अब सौंप दिया। वो डेटा कोई कोडिंग कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन डाल रहा है, और ये सिर्फ समझो, ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। दिस इज टेक्नोलॉजी इनमें, जिसमें क्या हर एक ब्लॉक में क्या स्टोर्ड है, जस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। आ रही बात समझ में? मैंने कोई एक इंफॉर्मेशन की चेन बना के छोड़ दी है, तुम सिर्फ करेंसी करेंसी सोच रहे हो, मैंने एक इंफॉर्मेशन की चेन बना के छोड़ दी, उसमें और इंफॉर्मेशन, और सबकी इंफॉर्मेशन क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है, ऑर्डर होती जा रही है, और एक क्या बनती जा रही है, ब्लॉकचेन बनती जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये रुपयों की बनी है तो करेंसी है, किसी और चीज की बनी है तो कुछ और है। अगर समझो पूरे स्कूल का डेटा है, पूरे सीबीएसई का डेटा है, तो सबके मार्क्स डले हुए हैं उसमें, और कोई किसी को चेंज नहीं, डेटा नहीं देख सकते, प्रिवेसी है, तुम्हारे मार्क्स कोई नहीं देख पाएगा, वो प्रिवेसी पूरी है। लेकिन अब क्या है, एक सीबीएसई ने बोला हम बंद कर रहे हैं सीबीएसई, सबकी मार्कशीट इस लिंक में डाल दी है, कोई किसी को टैंपर नहीं कर सकता, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसमें जो जो नए नए मार्क्स आएंगे वो क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले। अब सीबीएसई का भी कंट्रोल उसके पास से नहीं है।
जस्ट अ डेटा चालू कर दिया सीबीएसई ने पहला डेटा डाल के, अब हर कोई उसमें डेटा क्या करता चला जाएगा, डालता चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा आगे। नहीं समझेगी, समझ गए क्या? अभी ये समझो कि हर कोई अपने अपने मार्क्स डाल रहा है, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया ना, हर कोई कुछ ना कुछ डेटा उसमें क्या करते जा रहा है, डालते। बस बस बस, इससे ज्यादा टाइम मैं इसमें नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, बहुत खींच लिया अपन ने। ठीक है, तो अब सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के पॉइंट में तो बहुत ज्यादा जान लिया है तुमने, क्या बात समझ आ रही, इतना नहीं पूछेंगे वो तुमसे। ठीक है क्या? तो it is owned, it isn't owned by any individual. The series is managed and stored across several computer systems. Each ledger is shared, copied and stored on every computer connected in the system. The decentralized nature of storage provides security, since changing the details of one record will cause the hash of that block to change, disconnecting it from the next one, and one causing the latter's hash change and further such disruptions. Since the data is stored on multiple systems, any person looking to change the details on one system will have to do it every other system as well. क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी के सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। आज तुम अपनी मार्कशीट लेके जाते हो सीबीएसई, कहीं नौकरी में जाते हो, कुछ नहीं, वो डालेंगे और तुमको वो उसमें जो ब्लॉक चेन है वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तुम्हारा आईडी पासवर्ड रहेगा, डाल के देख लेंगे सीबीएसई का क्या है कैसा है। हाँ, अभी क्या है, सीबीएसई चला रहा है, फिर उसको कोई नहीं चला रहा होगा। सिंपल समझ लो, बॉडी हटा दी और आम जनता को सौंप दिया, सबके सिस्टम में डेटा स्टोर और शेयर कर दिया। अब कोई उसमें उंगली कर सकता नहीं है, क्योंकि उसमें सारा डेटा क्या है, ट्रांसपेरेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक को बदलोगे तो सबको बदलना पड़ जाएगा। जस्ट लाइक अ सीरियल नंबर, 2 के बीच में 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तुम 4 में कुछ उंगली कर ही नहीं सकते, नहीं तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा उंगली है। हाँ या ना, फटाफट बोलो, हाँ बोलो बे, थक गया मैं समझाते समझाते। 3 पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है देखो, पहला क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंटी, तीसरा क्या है, इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब कोई डेटा को टैंपर नहीं कर सकता, डैमेज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। मैंने बहुत समझा दिया, मुझे लग रहा है तुमको रीड करने में पूरा पल्ले पड़ जाएगा। अगर चाहिए तो अभी रीड कर लो या होमवर्क रीड करोगे। इम्यूटेबिलिटी मतलब कोई उसको डैमेज नहीं कर सकता, टैंपर नहीं कर सकता। एक काम करो ना, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, रीड करके खत्म कर दो। लगे हाथ यहीं पे हो जाएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लोगे। जल्दी रीड करो। पूरे दिन में पता, कल मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग सिर्फ 30 मिनट की होती है। मैं कह रहा बाप रे, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाया मैंने, फिर देखा तुमने 20-20 मिनट तो 4 बार रीड कर रहे थे। क्या बात समझ में आ रही है?